हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज के सेशन में हम जो राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था 2024 में साइकोलॉजी का, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। एज यूजुअल हम इसको 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमें पता है एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अवर्सिव कंडीशनिंग जो है ये क्या है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट नहीं है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है। इसमें जैसे किसी को अल्कोहल लेने की आदत लग जाती है, कोई बुरी आदत लग जाती है, उसको हम नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं किसी स्टिमुलस के साथ, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात करते हैं, और वो ही जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। थर्ड देख लेते हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है। फोबिया वगैरह के रिडक्शन के लिए या एलिमिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड कैटेगरी क्लस्टरिंग टेक्निक ऑफ वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग की जो कैटेगरी क्लस्टरिंग टेक्निक है वो किसने दी है? टल्विंग तो है नहीं आंसर, क्योंकि हमको पता है टल्विंग या टुल्विंग जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, इन्होंने मेमोरी का मॉडल दिया था, तो दिस इज नॉट द आंसर। बार्टलेट की तो स्कीमा थ्योरी या वॉर ऑफ गोस्ट वाला एक्सपेरिमेंट है वो फेमस है, ये भी नहीं है। बॉसफील यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड मॉर्गन, हमको पता है इन्होंने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की काफ़ी बात की है और इनकी काफ़ी बुक्स जो है वो फेमस है। Coming to question third, which one of the following is not included as a determinant of verbal learning? Verbal learning का determinant कौन नहीं है ना? तो पहला ऑप्शन है इंट्रालेस सिमिलैरिटी, तो ये तो है, वर्बल लर्निंग का डिटर्मिनेंट है और काफ़ी इसेंशियल एलिमेंट है। फिर है सिक्वेंशियल डिपेंडेंसी, ये भी सही आंसर है। अराउजल एंड अफेक्टिविटी, ये भी, हम कितना अराउज हैं, कितना अटेंशन दे रहे हैं, हमारे इमोशंस कितने इन्वॉल्व हैं, ये भी है। बट फोर्थ है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग जो है वो एक टेक्निक है जो यूज होती है, एक स्ट्रैटेजी है, डिटर्मिनेंट नहीं है। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग नॉनसेंस सिलेबल्स आर यूज्ड ड्यू टू। हम नॉनसेंस सिलेबल्स यूज करते हैं, सी जेड एक्स इस तरीके के। हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों यूज करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नॉनसेंस सिलेबल्स आर इजियर टू मेक, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेस टाइम इज कंज्यूम टू मेक द नॉनसेंस सिलेबल्स, ऐसा भी नहीं है। associative value of nonsense syllables is very less and this is the correct answer। इसकी associative value होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। एंड इसीलिए अगर हमको कोई CAT याद करने बोलेगा तो हमको पता है वो कैट होता है, तो हम बहुत इजीली उसको याद रख लेंगे। लेकिन CZX या इस तरीके का कोई बोलेगा सो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हम एसोसिएट करके एक वर्ड फ्रेम नहीं कर पाएंगे इसको। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now coming to question number 5, one of the rule to make punishment more effective is। punishment को हम ज़्यादा effective कैसे बना सकते हैं उसको, और intense बना के? नहीं। applied some other time the bad, applied some other time नहीं, जब bad behavior हो रहा है उसी टाइम पे हमको punishment apply करनी होती है, so this is also incorrect। an aggressive type such as spanking, no, this is totally wrong। pairing with reinforcement of the correct behavior wherever possible, and this is our correct answer। Question number 6 is, secondary reinforcers get their reinforcing power from the process of। सेकेंडरी reinforcer जो है ना वो अपने आप को एसोसिएट करता है किसके साथ? प्राइमरी reinforcer के साथ। एंड ये जो एसोसिएशन है ये हमको किस में देखने मिलता है? ये हमको क्लासिकल कंडीशनिंग में देखने मिलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी को तो देखने की जरूरत भी नहीं है हमको ऑप्शन में। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं हम। मैच द फॉलोइंग है ये। इसमें हमसे कह रहे हैं कि इनिशियल टास्क सेकेंड टास्क मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, हम देख लेते हैं। SARA SCRT, इसका मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो SA का मतलब हो जाएगा स्टिमुलस A एंड RA का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स A। सिमिलरली SC का मतलब हो जाएगा स्टिमुलस C एंड देन RD का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स D। बस नाम है इनके। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टिमुलस आर सेम एंड रिस्पॉन्सेज आर सिमिलर, मतलब स्टिमुलस सेम है, किस किस में सेम दिख रहा है? इन दो, इसमें सेम दिख रहा है हमको स्टिमुलस और इसमें दिख रहा है। और कह रहे हैं रिस्पॉन्सेज भी सिमिलर हैं, तो ये हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट, दोनों ही अलग हैं। स्टिमुलस भी अलग है लेकिन इसमें तो रिस्पॉन्स सेम है, तो इसमें और इसमें ये दोनों में दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तो ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन कमिंग टू थर्ड, स्टिमुलस आर डिफरेंट बट रिस्पॉन्सेज आर सेम। स्टिमुलस इसमें डिफरेंट है और रिस्पॉन्सेज बट सेम है, टी का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन लास्ट, स्टिमुलस आर सेम बट रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट, तो ये एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, सी का हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। किस में दिया हुआ है? 2143 फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए वुड बी आर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ लिस्ट ऑफ वर्ड इज learned by free recall method, what would be the shape of learning curve? अब फ्री रिकॉल मेथड जो होती है ना, इसमें सीरियल पोजीशन अफेक्ट लग जाता है, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। मतलब शुरुआत के टर्म्स हमको ज़्यादा याद रहेंगे और उसके बाद हमको एक डिप आता है, फिर हमको लास्ट के ज़्यादा याद रहेंगे। तो ये बो शेप्ड कर्व हो गया ना, ये किस में देखने मिलता है हमको? ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट में ही देखने मिलता है, तो हमारा ऑप्शन 2 वुड बी आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, Savita failed repeatedly in subject algebra. Finally, she gave up and was seriously considering dropping out of college. ठीक है, एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड आई, उसके पास बोला कि चलिए, इफ शी साइंड अप फॉर कॉलेज, ठीक है, उन्होंने बोला कि फिर से आप अलजेब्रा की क्लास जाएंगे क्या, और उसने मना कर दिया। तो उसने क्यों मना कर दिया? लर्नड हेल्पलेसनेस है ना, ये तो इजी सा है। लर्नड हेल्पलेसनेस ऐसी तो होती है कि एक बार आपका मन किसी चीज़ से हट जाता है, आपसे नहीं हो पाती, तो आपको लगता है कि ये कभी नहीं हो पाएगा मुझसे। लेटेंट लर्निंग यहाँ पे होगा नहीं, लेटेंट लर्निंग का मतलब हिडन लर्निंग होती है। इनसाइट लर्निंग भी नहीं होगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अच्छा करेक्टली मैच, बस हमको बताना है कि इससे करेक्टली मैच्ड है कि नहीं है। एसोसिएटिव क्लस्टरिंग के लिए कह रहा है पुटिंग प्रेजेंटेड स्टिमुलस टुगेदर इन अ मैनर दैट यूटिलाइजेस प्री एग्जिस्टिंग एसोसिएशन, ये तो सही है, तो ये तो मैच्ड है। फिर कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग, ब्रेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट, हाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे अगर हमारे पास लिखा है 2 0 1 5 ऐसे याद करना, तो हम 20 15 करके इसको याद कर लेते हैं, है ना, तो कैटेगरिकल क्लस्टरिंग भी ठीक है। देन सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग इडियोसिंक्रेट एसोसिएशन दैट आर रेलेवेंट टू द इंडिविजुअल, ये बात भी ठीक है। हमको पर्सनली जो चीज़, हमें सब्जेक्टिवली जो चीज़ सही लग रही है, हम उसको वैसे अरेंज कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी एंड सी। ऑप्शन 4 वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now question number 11. When previous learning makes no difference at all to the learning in the new situation. पुरानी लर्निंग जो है, जो ओल्ड लर्निंग है, वो न्यू को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑब्वियसली हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। पॉजिटिव में तो जब पॉजिटिवली हो रही है, नेगेटिव में जब नेगेटिवली हो रही है, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वुड बी आर राइट आंसर। Question number 12. Which one of the following is not an element of observational learning according to Bandura in 1986? ये क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में आया है, अगर वो इवन सेट का पेपर, नेट का पेपर, एमपीपीएससी का पेपर, यू और ये इवन आरपीएससी के पेपर में आया, सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से क्वेश्चन आते ही है। और हमने सीक्वेंस आपको बताया था एक में कि ARPM ऐसा होता है, अटेंशन होती है, वो है ना, फिर रिटेंशन, मेमोरी, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है, तो ये तो डिज़ायर भी हो जाएगा। एंड एक्सपीरियंस जो है, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है? प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है? अ प्राइमरी रीइंफोर्सेस थॉट ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, नहीं। A secondary reinforces the stimuli that acquire the reinforcer because of pairing with, ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। All responses can be potentially reinforced, ज़रूरी नहीं है। More frequently occurring activity can be used to reinforce the activity that occurs less often, ये तो definition ही हो गई। So this is the correct answer, Primack principle की definition ही दे दी है यहाँ पे। Then question number 14, information enters into short term memory through a process called as, ये question भी repeated है, MPPSC में आया था। सेंसरी मेमोरी जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, तो बीच में यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। ओके, ऑप्शन 2 वुड बी आर राइट आंसर। इफेक्ट्स ऑफ प्रायर लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग, इसको क्या कहते हैं?
अभी एक और क्वेश्चन आया था इससे, इसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Then question number 16, who suggested that short-term memory is not a passive storehouse but rather a workbench that holds a wide variety of memory material that are constantly handled? ये किसने कहा है? बैडली की हमको पता है, बैडली एंड हिच का मॉडल था मेमोरी का, एबिंगस का मेमोरी कर्व था, क्रेक एंड लोकार्ट की भी एक मेमोरी मॉडल ही था, डीप प्रोसेसिंग शैलो प्रोसेसिंग वाला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बार्टलेट। ओके, coming to question number 17, Shalini can recall with great detail the day of her marriage and what all that occurred। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से याद है। What might psychologists say about these particular flash bulb memories? बारे में psychologists क्या कहेंगे? These memories were likely enhanced by the hormones released during emotional movement। ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। Memories should last up to 15 to 20 years, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। Memories are unusually accurate, नहीं, बहुत हाई चांसेस रहता है कि इनएक्यूरेट हो। फिर द मेमोरीज आर स्टोर्ड एज नॉन डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव थोड़ी डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर होती है ना, क्योंकि एपिसोडिक मेमोरी किसका पार्ट होता है? डिक्लेरेटिव का। एक एपिसोडिक और एक सीमेंटिक, दोनों डिक्लेरेटिव का पार्ट होता है, नॉन डिक्लेरेटिव को हम प्रोसीजरल कहते हैं, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इन आर टाइप कंडीशनिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग इज इंडेक्स्ड बाय, अरे आर टाइप लिख दिया, आर का मतलब ही रिस्पॉन्स रेट हो जाता है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया। Now research has demonstrated you can enhance your memory for specific word if you think about its meaning। अगर किसी शब्द के मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं तो हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दिस इज बेस्ट अकाउंटेड फॉर विच मॉडल ऑफ मेमोरी? क्रेक एंड लोकार्ट का मॉडल था ना ये, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें हमें बताया गया है दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, एक होती है शैलो प्रोसेसिंग, एक होती है डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग में हम लोग साउंड्स के थ्रू चीज़ें याद रखते हैं, बट डीप प्रोसेसिंग में हम मीनिंग पे जाते हैं, और जब हम मीनिंग पे जाते हैं तब हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए हमको कहा जाता है कि आपको समझ के पढ़ना चाहिए, बस पढ़ नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। कमिंग टू क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? कौन कौन से करेक्टली मैच है? ड्यूल कोड हाइपोथेसिस पैविलियो ने दी थी, सही बात है। इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस मैकॉच ने दी थी, ये भी सही है। टिप ऑफ टंग फिनोमिना, नहीं, रॉबिन्सन ने नहीं दिया, ये इनकरेक्ट है। प्रिजर्वेशन कंसोलिडेशन थ्योरी मूलर एंड फिजलर की थी, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ए बी एंड डी हमारे सही आंसर हो जाएंगे। किसी ऑप्शन में दिया है क्या ए बी एंड डी? ऑप्शन सी, दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। अगेन मैच द फॉलोइंग। लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ हमारी मेमोरी के ट्रेसेस अगर नहीं मिले तो वो खत्म हो गई, इसको क्या बोलते हैं? डीके बोलते हैं ना, तो सी का 1 हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इज नॉट अटेंडेड टू एनकोडिंग, एनकोडिंग के टाइम इंफॉर्मेशन याद नहीं, एनकोडिंग फेलियर, 2 हो गया यहाँ। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि पुराना जो होता है वो इंटरफेयर करता है न्यू के साथ, ओल्डर इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द रिट्रीवल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ये बी का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। एंड देन रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, नई इंफॉर्मेशन इंटरफेयर होती है, थर्ड हो गया। 2 4 1 3, इसमें है 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग है, शैलो प्रोसेसिंग कह रहा है, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग इम्प्लाइज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टिमुलस, ये तो सही है। इंटरमीडिएट सिमेंटिक एनकोडिंग एम्फसाइज द मीनिंग, नहीं, ये तो डीप प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बता दी ना इन्होंने। देन डीप प्रोसेसिंग में फोनेटिक एनकोडिंग एम्फसाइज व्हाट अ साउंड लाइक, नहीं, ये शैलो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो ये और ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन ए बस सही है, तो ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Then which theory focuses on the distinction between intrinsic and extrinsic motivation? Intrinsic और extrinsic motivation में कौन सी थ्योरी बताती है? थ्योरी ऑफ प्लान्ड एक्शन, नहीं, थ्योरी ऑफ रीजेंट एक्शन, या इसको प्लान्ड बिहेवियर भी बाद में इसका नाम रख दिया गया, तो इसमें सब्जेक्टिव नॉर्म्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल भी नहीं होगा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस करती है कौन सी? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। चंकिंग क्या है? चंकिंग इज अ मेमोरी प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, हाँ, लेकिन ये काफ़ी वेग सा हो गया, तो ये तो होगा नहीं।
A memory process through which various type of information is consolidated in a higher unit. Yes, ये तो चंकिंग है. It is a mental process by which memory can be enhanced. ये भी ठीक है. It is a mental process by which recall can be enhanced. ये भी ठीक है, बट सभी ऑप्शंस एक्चुअली सही हैं, बट सबसे करेक्ट आंसर अगर हम चूज करेंगे तो ये डेफिनेशन की एकदम सही है. देन क्वेश्चन नंबर 25. इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट टेंडेंसी. इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वो क्या क्या होता है उसमें? टू सीक आउट नॉवेलिटी एंड चैलेंज, हाँ ये तो ज़रूर होगा ही. टू एक्सटेंड एंड एक्सरसाइज वंस कैपेसिटीज, ये भी ठीक है. एक्सप्लोर करना, लर्न करना, हाँ. टू सीक सोशल रिकॉग्निशन, नहीं, ये एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक हो जाएगी. अगर हम बाहरी लोगों के प्रभाव से मोटिवेट हो रहे हैं तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा, तो वो यहाँ पे तो लागू होगा नहीं. तो हमारा ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन सही है. ए, बी एंड सी हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट आंसर. Coming to question number 26, according to self determination theory, रायन एंड डेसी की थी ना सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, उसकी बात कर रहे हैं. डैश एंड डैश फॉर्म द बेसिक फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात होती है. हमें ये पता है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, CAR करके जिसको याद करते हैं, या आर्ट करके याद करते हैं, विच इज़ कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस. अब यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कॉम्पिटेंस हमारा और हमारी ऑटोनॉमी, ये दो चीज़ जो होती है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है. रिलेटेडनेस भी है, बट क्योंकि हम उसको दूसरों से रिलेट कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस हो जाता है उसका. तो हम यहाँ पे कॉम्पिटेंस और ऑटोनॉमी की बात करेंगे, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन 3 तो है ही नहीं. क्वेश्चन 27 में हमसे कह रहे हैं रीअरेंज द 6 स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर लॉजिकली. तो ये तो आप ऐसे बेसिक सेंस में भी अगर आपको नहीं भी आता है कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में तो एंगेज करेंगे नहीं, डेफिशिएंसी को रीअसेस नहीं करेंगे. ऐसे एसेस होता तब ये हो सकता था पॉइंट 1, लेकिन रीअसेस है वो भी नहीं करेंगे, परफॉर्म भी नहीं होगा. सबसे पहले हम अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे. जब आइडेंटिफाई हो जाएगी नीड हमारी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कुछ चीज़ जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो. अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो हमारी नीड मान लेते हैं कि हंगर है. अब हंगर अगर हमें है और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, घर में खाना नहीं है, तो हम जोमेटो करेंगे या हम किसी रेस्टोरेंट में जाने का सोचेंगे. तो यहाँ पे सर्चिंग फॉर वेज टू सेटिस्फाई द नीड्स हो गया. उसके बाद क्या करेंगे, हम हो सकता है कि एप्लीकेशन पे जोमेटो, स्विगी जो भी एप्लीकेशन है उस पर जो डिलीवरी है उसको ऑप्ट करें उसका ऑप्शन, या हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो वहाँ पे एंगेज करेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में. तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, जब आ जाएगा खाना तब हम खा लेंगे, तो ये परफॉर्मेंस हो गई हमारी. ऐसा किसी में है क्या, डी, ई, ए एंड बी, डी ई ए एंड डी ई ए एंड सी है क्या, इसमें है डी ई ए एंड सी. उसके बाद फिर हम जब खा लेंगे तो हमको इंसेंटिव मिलेगा, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा लगेगा, या पनिशमेंट हो सकता है कुछ और, अगर बिहेवियर होता तो पनिशमेंट मिलती. तो फिफ्थ हो जाएगा. एंड लास्ट जो है वो रीअसेस करेंगे नीड डेफिशिएंसी को. तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. तो ऑप्शन 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मास्लो व्हाट इज मेंट बाय पीक एक्सपीरियंस. मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, इसके अलावा इन्होंने पीक एक्सपीरियंस की भी बात की थी. तो पूछ रहे हैं कि उसमें उनके अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ उसका. तो द पॉइंट इवन अ मोमेंट व्हेन समवन रीचेस अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हो सकता है. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. द पॉइंट एट विच समवन रीचेस टू फुलफिल ग्रोथ नीड्स, नहीं. देन अ पॉइंट एट विच समवन बिगिंस टू वर्क थ्रू द हायरार्की, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा. फिर द पॉइंट एट विच समवन मस्ट डिसेंड बैक द हायरार्की, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द पॉइंट इवन अ मोमेंट व्हेन समवन रीचेस अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, पीक एक्सपीरियंस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 अगेन मास्लो की थ्योरी से पूछ लिया है. इसमें बोल रहे हैं ही एडेड फ्यू मोर नीड्स इन हिज ओरिजिनल हायरार्की. कौन सी नीड्स ऐड की थी इन्होंने, ये तो बहुत ईजी है ना. इन्होंने एस्थेटिक, ट्रांसेंडेंस और कॉग्निटिव नीड्स जो है वो ऐड करी थी, जिसको हम स्कैट से याद रखते हैं. हम यूजुअली इसको CAT करके याद रखते हैं, विच इज़ कॉग्निटिव, एस्थेटिक एंड ट्रांसेंडेंस.
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, emotions as determined by interaction among subjective, environmental, neural and hormonal factors can be characterized as। ठीक है, मतलब इमोशंस के बारे में पूछ रहा है। पहले क्या कह रहा है कि इमोशंस गिव राइज टू अफेक्टिव एक्सपीरियंस सच एज प्लेजर और डिसप्लेजर। तो बात सही है ना, तीन कंपोनेंट्स, अफेक्टिव इज इमोशनल का अफेक्टिव पार्ट, ठीक है। देन इमोशन स्टिमुलेट टू जनरेट कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है। हम जब कुछ फील करते हैं फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे कॉग्निटिव लेवलिंग थ्योरी वगैरह की बात जब होती है तो हम एक कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं। इमोशंस ट्रिगर वेराइटी ऑफ इंटरनल न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस, ये भी ठीक है। इमोशंस ऑलवेज एलिसिट रिवॉर्डिंग बिहेवियर, ऐसा थोड़ी है, रिवॉर्डिंग बिहेवियर हमेशा नहीं होता। अगर आता इमोशन समटाइम्स तब ये सही होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी एंड सी ठीक हो, सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू Yerkes-Dodson लॉ, to obtain optimal performance dash level of arousal is most appropriate for relatively simple task। अच्छा, इसमें क्या होता है रिलेटिव डॉटसन का लॉ में, अगर सिंपल टास्क होता है ना तब हमको हाई अराउजल चाहिए होता है, हाई टू मॉडरेट लेवल, और वहीं अगर हमको कॉम्प्लेक्स या बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है तब लो लेवल चाहिए होता है। यहाँ पे सिंपल टास्क पूछा है तो ऑप्शन ए वुड बी आर राइट आंसर। Now coming to question number 32, which of the following is not one of the three elements of emotion। emotion के कौन से elements नहीं होते हैं? फिजिकल अराउजल तो होता है भाई, हम अराउज होते हैं, अटेंशन हमारा जाता है, हम रिएक्शन भी करते हैं तो बिहेवियरल रिएक्शन भी है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इनकरेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब कुछ कॉमन चीज, समथिंग दैट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग। बट इमोशन तो सब अलग अलग फील करते हैं ना, एक ही इंसिडेंट, एक ही मूवी देखते हैं, सब अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। इवन इफ इट्स अ सैड सीन, कोई बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कोई नॉर्मल होके बैठा रहता है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग, इमोशंस, दे आर प्योरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। Now, who among the following offer two distinct theories of motivation, one for animals and one for humans? ये किसने दी थी? ये एक्विनास ने दिया था। This was given by Aquinas। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत रेयर है कि आए, but anyway आ सकते हैं। Then there's a question which says that Manisha smiles wherever she goes, ठीक है। She smiles a lot in the classroom, which in turn prompts her fellow student to smile। मतलब मनीषा स्माइल करती है और उसको देख के बाकी लोग स्माइल करते हैं, जिसकी वजह से उनको खुशी मिलती है। ये कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन है? इजी क्वेश्चन, फेशियल फीडबैक, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हुआ ना ये, तो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या हो जाएगी? हिडन डिजायर शेप्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, ये तो क्या है? हिडन डिजायर्स किस में होती है? साइको एनालिटिकल में, सो ये फर्स्ट हो जाएगा। इंसेंटिव रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात किस में होती है? बिहेवियरिज्म में होती है, तो ये 2 हो जाएगा। एक्चुअलाइजिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड किस में होती है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, मास्लो कार्ल रॉजर्स की जो अप्रोचेस हैं उसमें हम इसकी बात करते हैं, तो ये 3rd हो जाएगा। एंड देन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय थिंकिंग, हमारे थॉट प्रोसेस, एट्रीब्यूशन, कॉग्निटिव हो जाएगा। 2 3 4 1 किस में है? 2 3 4 1 ऑप्शन 1, दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रॉबर्ट प्लूटचिक identified basic emotions। The relationship between emotion is differentiated by, किससे डिफ्रेंशिएट होती है? उसकी इंटेंसिटी से, हाँ, उसकी सिमिलैरिटी से, यस, उसकी पोलैरिटी से, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन 2 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ब्रॉडन एंड बिल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन इज डेवलप्ड बाय। ब्रॉडन एंड बिल थ्योरी ऑफ इमोशन का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन ब्रॉडन एंड बिल थ्योरी ऑफ इमोशन, तो किसने दी थी? फ्रेडरिक्सन ने दी थी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पॉजिटिव इमोशंस फैसिलिटेट चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी बॉडी अलग तरीके से प्रोसेस करती है, स्ट्रेस नहीं होता है, हमको डिजीजेस नहीं होती है, तो ऑब्वियसली हमारी सर्वाइवल रेट बढ़ाएगी और रिप्रोडक्शन तो
हैंड बाय हैंड चलेगा ही, तो दिस इज करेक्ट। मोटिवेशन इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। जब हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तब मोटिवेशन बेसिक एलिमेंट नहीं है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल अराउजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये सारे। मोटिवेशन एक एलिमेंट है पर बेसिक एलिमेंट नहीं है, तो both A and B would be the correct answers. Question number 39, the phrase I am embarrassed because my face is red, क्योंकि मेरा फेस रेड है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कुछ हो गया है मेरी बॉडी में चेंजेस, उसकी वजह से मैंने इमोशन एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से मैं एम्बेरेस्ड हूँ। ये किसने कहा है? ये जेम्स लांच थ्योरी ने बोला है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। Coming to question 40, फीलिंग denotes the pleasure and pain dimension of emotion, ये ठीक बात है। मूड इज अ कॉग्निटिव स्टेट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी, नहीं। मूड जो है उसका ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट होता है और इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, एंड इसी इसी चीज़ की वजह से इमोशन से डिफर करता है, तो ये गलत हो गया। देन इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, ये भी ठीक है, तो ए एंड सी ओनली द करेक्ट आंसर्स। Question 41, dash occurs when a person must choose between two or more competing and incompatible desires, goals and action. क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तो बहुत इजी है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेशन ही दे दी है ये इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की, है ना। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, अगेन क्या है ये हमारा? मैच द फॉलोइंग है। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस, यही देखिए कॉन्फ्लिक्ट से ही नेक्स्ट पे क्वेश्चन आ गया। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक तरफ खाई है और एक तरफ खतरा है ना, तो ये क्या होगा? अवॉइडेंस अवॉइडेंस, नेगेटिव नेगेटिव, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कहाँ है? थर्ड, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। then 6 on one hand, half of dozen on the other, एक हाथ में 6 है, हाफ अ डजन मतलब दूसरे हाथ में भी 6 ही है, मतलब ये क्या हो जाएगा? दोनों जगह सेम चीज है, तो ये अप्रोच अप्रोच हो जाएगी। wanting to buy a new motorbike but not want to make monthly, मतलब मंथली पेमेंट होना चाहिए यहाँ पे, हिंदी में देख लेते हैं हम। एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा लेकिन उसका मासिक भुगतान नहीं करने की इच्छा, मतलब पॉजिटिव नई बाइक तो खरीदनी है और नेगेटिव उसका पेमेंट नहीं करना, तो ये अप्रोच अवॉइडेंस हो जाएगा। अब बचा कौन सा हमारे पास? डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पे हो जाएगा। बाइंग अ होम आउट इन द कंट्री और इन द सिटी, तो 3 3 1 2 4 किसमें दिख रहा है? 3 1 2 4, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट, क्या ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हैं वो क्या कहती हैं? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में मेन जो थ्योरिस्ट हैं वो कौन है? इब्राहिम मास्लो है, कार्ल रॉजर्स है, ठीक है, ये हमको पता है। अब मेन बात इन्होंने क्या बोली है, किस चीज़ पे बेस्ड है? कि ह्यूमंस आर बेसिकली गुड एंड possess द innate tendency to grow and mature, हाँ। ह्यूमंस आर बेसिकली बोथ गुड एंड बैड, हैविंग द बायोलॉजिकल टेंडेंसी टू ग्रो, बायोलॉजी की बात इसमें नहीं करी है तो बी तो होगा नहीं। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, यस, एवरी इंडिविजुअल पॉजेस नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी ठीक है, तो ए सी और डी किसी में दिया है क्या? ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। Now coming to question number 44, which of the following are methods of problem solving? प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं? ट्रायल एंड एरर करते हैं, कुछ चीज ट्राई की फिर देखी नहीं काम की तो फिर से ट्राई की। मेंटल सेट नहीं, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमारी स्टक, जब हम स्टक फील करने लगते हैं ना तब ये एलिमेंट मेजर रोल प्ले करता है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भी रोल प्ले करता है, स्टेप बाय स्टेप फाइनल सोल्यूशन हम पहुंच ही जाते हैं। यूरिस्टिक, ये मेंटल शॉर्टकट होता है, दिस इज मेंटल शॉर्टकट, ये भी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ज़रूरी नहीं है सही आंसर मिले इसमें हमें, बट इट इज़ हेल्पफुल। एंड फंक्शनल फिक्सेडनेस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए बी एंड नो, ऑप्शन ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अ साइकोलॉजिस्ट आस्क पीपल टू एनविजन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल इन्होंने कल्पना करने के लिए बोला। नेक्स्ट ही आस्क्ड देम टू ड्रॉ द सर्कल दे एनविजन्ड,
When comparing the pictures, almost all circle look identical. The fact that a circle typically fits a specific और एक rigid set of rules, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है which fits a specific and rigid set of rules, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉर्मल कॉन्सेप्ट या आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे हमने आपसे अगर कहा कि आप बताइए स्क्वायर कैसा होता है, तो सब सेम चीज बोलेंगे, चारों साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं। तो ये क्या है, इसमें रिजिड सेट ऑफ रूल्स हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल और आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। एंड इफ आई आस्क समवन टू इमेजिन अ माउंटेन, कुछ जन ऐसे इमेजिन करेंगे, कुछ ऐसे इमेजिन करेंगे, कुछ ऐसे इमेजिन करेंगे, तो ये अलग अलग है ना सबके लिए। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल कॉन्सेप्ट या इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पीपल ओरिएंटेड टू बी वर्बली अग्रेसिव, जो लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज़्यादा वर्बली अग्रेसिव होते हैं, उनमें क्या चीज़ होती है। पहले कह रहे हैं लो थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम। ये बात तो सही है ना, मतलब उनका जो एक्टिवेशन सिस्टम है, जो चीज़ एक्टिव हो रही है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, बहुत कम कम इंटेंसिटी देने पे ही एक्टिव हो जाती है, तो ये बात तो सही है। अब फाइट और फ्लाइट के लिए भी यही है कि बहुत थोड़ा सा भी उनको धक्का देंगे तो वो भड़क जाएंगे, तो लो थ्रेशोल्ड, ये भी ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो रोकने वाली चीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको पीछे खींचना पड़ता है, हाई थ्रेशोल्ड देना पड़ता है, तब वो रुकते हैं। तो ए बी एंड सी तो सही है। हाई थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम, कि उनको हम कितना भी परेशान कर ले वो परेशान ही नहीं होंगे, तो गलत है, वो बहुत थोड़ी सी भी चीज़ में भड़क जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत इजी क्वेश्चन फिर है, क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस पूछ रहा है। कैसे होती है हमें पता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर इंक्यूबेशन, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे हो जाते हैं कि हमको नहीं पता क्या करना है, फिर इल्यूमिनेशन होता है, अचानक से आइडिया आता है, और फिर हम आइडिया को वेरीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी, सी बी ए एंड डी, सी बी ए एंड डी, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं आज के लिए। इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड कम विद मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस इन माइंड, आप क्या यूज कर रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑब्वियसली, which is a type of creative thinking. Contrarily, sometimes you come up with a correct solution by using convergent. जब एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी में बहुत यूज होता है, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जब हमको सिंगल सॉल्यूशन बहुत सारी प्रॉब्लम के या एक ही प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है हमको। रूल ऑफ थंब, यूरिस्टिक, ये बात तो सही है, जो रूल ऑफ थंब होता है इसको यूरिस्टिक कहते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स जो होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्टिव थिंकिंग किसने दिया है, ये लुचेंस ने ही दिया है। वाटर जार प्रॉब्लम डंकर ने दिया है। कैंडल प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट वर्टीमियर का। तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हु डेवलप्ड 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक टू स्टिमुलेट डिफरेंट मोड्स ऑफ थिंकिंग। 6 थिंकिंग हैट्स जो है काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है, जो किसने दिया है, दिबोनो ने दिया है। दिस वॉज गिवन बाय दिबोनो। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। बाकी के क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 51 हम करेंगे पार्ट 2 में। इफ यू वांट यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, और हम इसको नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू साइक 26।